ज्वर या फीवर एक ऐसा लक्षण या एक ऐसा रोग जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम ज्वर के निदान यानी कॉजेस, संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस, लक्षण, चिकित्सा, भेद आदि के बारे में जानकारी देंगे। ये डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद के ग्रंथों पर आधारित होगा एवं आयुर्वेद मत के साथ ही हम मॉडर्न व्यू ऑफ फीवर के बारे में भी समझेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है जो आयुर्वेद के स्नातक का कोर्स कर रहे हैं या स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, यूपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेद मत से इस डिसीज के बारे में सुनियोजित ज्ञान चाहते हैं, एवं उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो इस डिसीज के बारे में शास्त्रोक्त या ऑथेंटिकेटेड जानकारी जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत और आप देख रहे हैं अक्षय लाइफ केयर का यूट्यूब चैनल युग वैद्या। काय चिकित्सा की इस वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम ज्वर का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निदान। ज्वर का निदान है जो आयुर्वेद के मत से लिखा है दक्षापमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव, यानी कि रुद्र के निश्वास से हुआ। तो ये तो खैर टेक्सचुअल के लिए है। मिथ्या आहार विहार यानी कि इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर फूड जो हैबिट्स होती हैं, मिथ्या आहार विहार उसे बोलते हैं। ये इसका निदान बोला गया है। निदान के बाद हम देखते हैं संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो बहुत बढ़िया श्लोक है माधव निदान में कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ह्या माश्याश्रियाः बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदाह शूरसानुवा। बहुत सिंपल है। जितने भी जो दोष जब कुपित होते हैं मिथ्या आहार विहार से, तो जो कुपित हुए दोष होते हैं वो आमाशय से कोष्ठाग्नि को बाहर निकाल देते हैं, और जैसे ही कोष्ठाग्नि यानी कि बाहर निकलती है तो शरीर में फैलकर वो ज्वर की उत्पत्ति करती है। सिंपल सी पैथोलॉजी है। इस पैथोलॉजी के बाद हम देखते हैं कि पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब होता है प्रोडर्मल साइंस। तो दो प्रकार से पूर्व रूप हम समझ सकते हैं। सामान्य पूर्व रूप यानी ज्वर के होने के पहले कौन कौन से लक्षण होंगे। तो श्रमोरति विवर्णत्वम वैरस्यम नयन प्लवः इच्छा द्वेषो मुहुः चापि शीत वातात पादिषु जृंभा अंगमर्दो गुरुता रोम हर्षो अरुचिः तमः अप्रहर्षश्च शीतम च भवति उत्पत्स्यति ज्वरम। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें वातज के लिए जृंभा, पित्तज के लिए नयन दाह यानी कि आंखों में जलन, और कफज के लिए अरुचि, ये विशिष्ट पूर्व रूप माने गए हैं। तो हमने अभी पूर्व रूप देखे। इसके बाद हम देखते हैं ज्वर की अवस्थाएं। तो ज्वर की 3 अवस्थाएं वैसे बोली गई हैं आयुर्वेद मत से। आम ज्वर, पश्चिमान ज्वर और निराम ज्वर। कौन से लक्षण होते हैं आमज? अरुचिः च अविपाकश्च गुरुत्वम उदरस्य च हृदयश्च अविशुद्धिश्च तंद्रा आलस्यमेव च। ना अविसर्गी। अब इसमें देखो मेन लक्षण होते हैं अविसर्गी, यानी कि ज्वर जाता नहीं है, ज्वर बना रहता है। दोषाणाम अप्रवर्तनम, दोष बाहर नहीं निकल पाते हैं। लाला प्रशेक, लाला प्रशेक का यानी होता है बहुत ज्यादा सेलाइवेशन होना, और बहुमूत्रता यानी पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा पेशाब लगना। ये आमज ज्वर के लक्षण हैं। अब हम आते हैं पश्चिमान ज्वर। पश्चिमान ज्वर का मतलब है कि अब ज्वर में अब उसकी मध्यम अवस्था आ गई है। ज्वर तेज होगा। ज्वर वेगो अधिकः तृष्णा प्रलापः श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्तिः उत्क्लेशः पश्चिमानस्य लक्षणम। यानी ज्वर का वेग अधिक होता है, बहुत तेज फीवर होता है। अधिकः तृष्णा, बहुत प्यास सी लगती है। प्रलाप होता है, डेलीरियम की अवस्था आती है। श्वसन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, श्वास बढ़ जाती है। मल प्रवृत्ति होती है, उत्क्लेश होता है। ये पश्चिमान के लक्षण हैं। तो ज्वर पश्चिमान के लक्षण है। हमने देखे निराम ज्वर लक्षण, यानी कि अगर आम शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है, निराम हो जाता है वो, तो उसके लक्षण कैसे होंगे? तो छुत छाप निकलना चालू हो जाते हैं। हमने पश्चिमान ज्वर में देखा दोष नहीं निकलते, दोषाणाम अप्रवर्तनम था। अष्टाहो निराम ज्वरम, यानी कि 8 दिन के व्यतीत हो जाने पर ज्वर निराम अवस्था में आ जाता है। तो हमने अभी इसकी तीनों अवस्थाएं देखी, आम ज्वर, पश्चिमान ज्वर और निराम ज्वर। इसके बाद हम देखते हैं ज्वर के लक्षण। और लक्षण के पहले हम समझेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं। तो आयुर्वेद के मत में अगर हम चरक में देखते हैं, इसमें द्विविध, पंचविध, सप्तविध, अष्टविध ऐसे भेद किए गए हैं। तो हम भेद के टाइप्स देखेंगे इसमें। सबसे पहले विधि भेद से हम देखते हैं, कारण भेद से देखते हैं प्राकृत और वैकृत, चिकित्सा भेद से हम देखते हैं साध्य और असाध्य। सिंपल है, जो ट्रीटेबल हो और जो इनक्योरेबल हो उसको हम साध्य और साध्य बोलेंगे। तो ये द्विविध भेद हो गए। इसके बाद हम देखते हैं पंचविध भेद। इसके पंचविध भेद हैं बेसिकली वो
विषम ज्वर के भेद कहेंगे हम। विषम ज्वर इनको मान सकते हैं संतत, सतत, अन्य, दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक। इनके लक्षण हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे अभी। सप्तविध ज्वर होते हैं धातुगत ज्वर, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनमें होने वाले जो ज्वर होते हैं धातुओं में आश्रित, उनको हम सप्तविध ज्वर के कैटेगरी में बांटेंगे। देन आते हैं अष्टविध ज्वर, और जो अष्टविध ज्वर होते हैं वो दोषज होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज। अब जो ये आगंतुज है यानी कि दोषज, जो हमारे निज दोषज हो गए, उनके शाक यानी लकड़ी से, मुष्टि यानी मुट्ठी से, हाथ से कोई मार रहा है तो मारने के कारण, अभिघात के कारण जो ज्वर होता है उसे अभिघातज ज्वर बोलेंगे। देन हम देखते हैं अभिसंगज। अभिसंगज कैसे होंगे? भयज, कामज, शोकज, क्रोधज, भूतज और विषज, यानी भय के कारण, काम के कारण ज्यादा, शोक के कारण, क्रोध के कारण ज्यादा, भूतज, भूत प्रेत आदि के कारण, विषज, विष के कारण यानी कि जो भी सर्प आदि के कारण, या विषैली औषधियां या विषैली जो जड़ी बूटियां हैं वो खाने के कारण, विष खाने के कारण, तो ऐसे कारण से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे हम अभिसंगत ज्वर बोलेंगे। अभिचारज। अब अभिचारज क्या है? तांत्रिक प्रयोग जो होते हैं, जैसे जो मंत्र और उच्चाटन आदि होते हैं, जैसे तांत्रिक प्रयोग करके कई बार लोगों को बुखार आ जाता है, किसी ने बोल दिया, टोना टोटका कर दिया, वो सारे जो फीवर होंगे वो अभिचारज ज्वर में आएंगे। और ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी अभिचारज ज्वर होंगे यानी तांत्रिक प्रयोग के कारण होंगे, उसमें दोष जो होंगे वो सन्निपात होंगे, यानी कि त्रिदोषों की उसमें विशेषता रहेगी। देन आते हैं अभिशापज। अभिशापज यानी होता है श्राप के कारण, जो कई लोगों के श्राप या बोलते हैं बद्दुआ लग गई, श्राप के कारण हो गया, ऐसा उल्लेख है, तो उसको हम अभिशापज ज्वर मानेंगे। और इसमें भी सन्निपात दोष प्रबल होते हैं, तीनों दोष प्रबल होते हैं, त्रिदोषों की प्रबलता होती है। तो हमने देखा आगंतुक ज्वर, और ये हो गया हमारे अष्टविध ज्वरों की कैटेगरी थी। अष्टविध ज्वर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमने टाइप्स देखे उसमें हम इनके लक्षण देखते हैं, इनके लक्षण क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं द्विविध में, तो लक्षण हम नहीं पढ़ेंगे, उनके नाम से ही उनके लक्षण स्पष्ट है। हम देखते हैं पंचविध ज्वरों से लक्षण। जो पंचविध ज्वरों को हम एक प्रकार से विषम ज्वरों की कैटेगरी मान सकते हैं, संतत, सतत, अन्य, दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक। तो सबसे पहले हम समझेंगे संतत यानी कंटिन्यूअस फीवर। संतत ज्वर जो होता है वो चरक और सुश्रुत दोनों ने मत दिया है कि रस धातु के कारण ही होता है, रस धातु में आश्रित होता है, और ये कंटिन्यूअस फीवर है, लगातार ये ज्वर बना रहता है। तो वातज अगर ज्वर है तो उसमें 7 दिन तक ज्वर चलेगा। पित्तज अगर ज्वर है संतत में तो वो 10 दिन तक चलेगा, और कफज अगर है तो 12 दिन तक है। तो ये जो 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन तक चलने वाला कंटिन्यूअस फीवर है, उसको हम संतत ज्वर बोलेंगे। धातु मैंने बता दी कि चरक और सुश्रुत दोनों ने रस धातु ही इसका आश्रय माना है, और इसकी चिकित्सा चूंकि रस धातु में है, वमन और उपवास इसकी हम चिकित्सा करेंगे। दूसरा ज्वर हम देखते हैं, ये है आपका सतत ज्वर। सतत ज्वर होता है 24 घंटे में 2 वेग। संतत में कंटिन्यूस फीवर चल रहा था, अब सतत में 24 घंटे में 2 वेग आ रहे हैं। इसकी धातु चरक और सुश्रुत दोनों ने रक्त धातु में आश्रित माना है, और इसकी जो चिकित्सा है वो सेक, प्रदेह और संचमन, क्योंकि रक्त धातु उष्ण प्रकृति की होगी, इस नाम से हम सेक, प्रदेह और संचमन इसकी चिकित्सा, शीतल चिकित्सा करेंगे। अन्य दुष्क, अभी हमने देखा सतत यानी 24 घंटे में 2 वेग आ रहे थे, अन्य दुष्क में 24 घंटे में 1 वेग आएगा। इस पे जो धातु आश्रय होगा, चरक ने इसमें मेद धातु बोल दिया है, मांस धातु नहीं माना है, जबकि सुश्रुत ने क्रम से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो क्रम होता है वो उसी क्रम में चले हैं। चरक ने अन्य दुष्क में मांस न मान के मेद धातु आश्रय माना है, सुश्रुत ने मांस ही माना है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार होता है अन्य दुष्ट ज्वर, और इसकी चिकित्सा विरेचन और उपवास है। तृतीयक ज्वर, तृतीयक ज्वर प्रत्येक तीसरे दिन आने वाला, नाम से ही स्पष्ट है, तृतीयक तीसरे दिन आने वाले ज्वर को हम तृतीयक बोलते हैं। धातु आश्रय, चरक ने मेद के बाद अस्थि क्रम से आता है, सुश्रुत ने मांस के बाद मेद क्रम से आता है, तो इनका आश्रय माना है। चिकित्सा सिर्फ उपवास रखी है। तृतीयक के बाद आता है चतुर्थक, नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक चौथे दिन आने वाला, यानी कि 2 दिन का गैप बीच में हो रहा है, प्रत्येक चौथे दिन आने वाला ज्वर। इस पे जो धातु आश्रय है, चरक ने मज्जा धातु माना है, और सुश्रुत ने अस्थि एवं मज्जा दोनों धातुओं ने आश्रय माना है। निरूह और अनुवासन इसकी चिकित्सा होती है। तो हमने संतत, सतत, अन्य, दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक देख लिए, ये पंचविध ज्वर और इनके लक्षण और सिम्टम समझे। इसके बाद हम इन्हें विषम ज्वर में मान सकते हैं। विषम ज्वर का अर्थ होता है विषम आरंभ और विषम विसर्ग, आने और जाने का टाइम फिक्स नहीं है, इसको विषम ज्वर का एक लक्षण मानेंगे। सप्तविध देखते हैं। सप्तविध होता है जो धातुगत ज्वर होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातुओं में आश्रित ज्वर। रस धातुगत में लक्षण देखते हैं, मैं इसे शास्त्रोक्त चरक में जो श्लोक दिए हैं उसके माध्यम से ही बताऊंगा।
गुरुत्व दैन्यमुद्वेगाः सदनं छर्दि अरोचकौ रस स्थिते बहिस्तापः सा अंगमर्दो विजृंभणम्। यानी गुरुता, दीनता, उद्वेग, सदन, छर्दी, अरुचि, रस स्थिति बहिस्तापा। इसमें जब रस धातुगत ज्वर होगा तो उसमें बहिताप रहेगा, बाहर ही ज्वर ज्यादा दिखेगा। अभी हम आगे जो धातुगत ज्वर देखेंगे उसमें कई धातुओं में हमें अंतर्वेग भी दिखेगा, है ना, अंतःताप भी दिखेगा। अंग मर्द भी होगा, बॉडी एक भी हो रहा है, रस धातुगत है, इसकी चिकित्सा वमन और उपवास है। रक्त धातुगत का देखते हैं, रक्तोत्था, पिडगाह तृष्णा, सरक्तम स्टीवन मुहुः, दाह राग, भ्रम मदाह, प्रलापो रक्त संस्थिते। रक्त धातुगत ज्वर है तो इसकी चिकित्सा सेक, प्रदेह और संस्मरण बताई है। इसके जो दाह राग, भ्रम मदाह, प्रलाप, ये सारे लक्षण उष्णता के कारण होते हैं। देर हम आते हैं मांस धातुगत ज्वर में, अंतर्दाहो, अधिकः तृष्णा, ग्लानि, संसृष्ट विटकता, दौर्गंध्यम, गात्र विक्षेपो, ज्वरे मांस स्थिते भवेत्। यानी अंतर्दाह, देखो मैंने बताया था रस स्थित धातु में था रस स्थिते बहिस्तापः, इसमें अंतर्दाह हो, अधिकः तृष्णा, अधिक तृष्णा लग रही है, ये मांस धातुगत का है। दौर्गंध हमेशा मांस धातुगत में रहता है। गात्र विक्षेप यानी कि हाथ पैर का पटकना, यहाँ वहां मारना, ज्वरे मांस स्थिति भवेत्, तो ये मांस स्थिति मांस धातुगत ज्वर के लक्षण है। विरेचन और उपवास इसकी चिकित्सा है। देन आते हैं मेद धातुगत में रहता है तो स्वगंधस्य असहत्वम, ये मेद धातुगत में है, ठीक है। फिर विरेचन और उपवास, जैसे मांस धातु की चिकित्सा थी वैसे ही इसकी भी चिकित्सा है। अस्थि धातुगत में आते हैं, विरेक वमने चोभे स अस्थि भेद प्रपूजनम विक्षेपणम च गात्राणाम श्वासः च अस्थिगते ज्वरे। इसमें श्वास भी हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा उसको बिल्कुल ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग होगा, इसको टेकिकार्डिया रहेगा। देन आते हैं विक्षेपणम, ये भी हाथ पैर फैलने वाली कंडीशन है। प्रपूजनम, अस्थि भेद प्रपूजनम, बिल्कुल अस्थि भेद होगा। और विरेक वमन, इसमें विरेचन भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, परवेशन भी हो सकता है, ये इसके लक्षण है अस्थि धातुगत के। निरूह और अनुवासन अस्थि धातुगत की चिकित्सा है। अब हम आते हैं मज्जा धातुगत में, हिक्का श्वासः तथा काशः तमसश्चाति दर्शनम मर्मच्छेदो बहिः शैत्य दाहो अंतश्चैव मज्जके। हिक्का श्वास मज्जा के लक्षण है, तथा काशा, देखो इसमें कास भी आ गया है, अभी तक कास किसी का लक्षण नहीं था, है ना। फिर बहिशैत्य, इसमें बहिशैत्य का मतलब क्या है, चील्स और राइगर, शैत्य ठंडी लगना। दाहु अंतश्चैव माने कि बाहर तो ठंडक होगी लेकिन अंदर, दाहु अंतश्चैव मज्जके, अंतः अंदर पे दाह होगा और बाहर पे बहिशैत्य होगा। कृच्छ साध्य है तो इसमें चिकित्सा की कोई बात ही नहीं है, ये बहुत इनक्योरेबल तो नहीं है, असाध्य तो नहीं, लेकिन कृच्छ साध्य है। और इसके बाद आते हैं लास्ट हम धातु में, शुक्र धातुगत में आते हैं। शुक्र स्थानगते शुक्र मोक्ष कृत्वा विनाशिचा प्राणवायु अग्निसोमैश्च सार्धम गच्छति अशो विभु। तो अब ये तो बिल्कुल असाध्य है, शुक्र स्थानगते शुक्र मोक्ष कृत्वा विनाशिचा, सीधे सीधे ये मृत्यु प्राप्ति वाला सूचक है, और असाध्य इसको बोला गया है शुक्र धातुगत के लिए। तो हमने अभी सप्तविध ज्वर देखे, अब हम देखते हैं लक्षण अष्टविध ज्वरों के। अष्टविध में वातज जो है, वातज में जो सबसे बड़ा लक्षण होता है इसका विषम आरंभ विसर्गित्वम। तो विषमारंभ विसर्गित्वम का मतलब है आने का टाइम फिक्स नहीं, जाने का टाइम फिक्स नहीं। ऊष्मणो वैषम्यम, ऊष्मता की भी विषमता रहती है, यानी कि कभी बहुत तेज फीवर हो जाता है, कभी कम रहता है। पादयो सुप्तता, अलग 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 प्रकार की इसमें जो फीलिंग्स होती हैं, लाइक पादयो सुप्तता, बिल्कुल पाँव का बिल्कुल सुप्त पड़ जाना, कोई सेंसेशन नहीं है। पिडिक्योर उद्वेष्टनम, बिल्कुल उद्वेष्टन, बिल्कुल ऐंठन सी होती है पिंडलियों में, है ना, एड़ी के पास पे। जानुनोह केवलाम चा संधि नाम विश्लेषणम, बिल्कुल घुटनों में सिर्फ संधि विश्लेषण यानी कि बिल्कुल दर्द होना वहां पर। संख्यो निष्वेद, यहाँ पर संख्य प्रदेश में यानी कि टेम्पोरल रीजन पे दर्द होना। फिर एक लक्षण इसमें कहते हैं कषायाश्चिता आश्य वैरस्वम व मुख तालु कंठ शोषः पिपाशा हृदय ग्रह। अब देखो इसमें कषायाशिता मतलब आश्य वैरस्यम, मुख का वैरस्यता होना, और कषायशिता यानी कि कषाय जैसा रस मुख में उत्पन्न होना, और आश्य वैरस्वम माने कि कुछ भी अच्छा नहीं लगना, मुख का वैरस्यता होना। मुख तालु कंठ शोषः माने मुंह का, तालु का, गले का सूखना, बिल्कुल सूखा सूखा सा रहेगा। पिपाशा, अब जब ये सूखेगा तो पिपाशा लगेगी। हृदय ग्रह, बिल्कुल हृदय जकड़ सा जाना। फिर शुष्क छर्दी, शुष्क काशः, अन्न रस खेदः, प्रसेक अरोचक अविपाका, ये इसके वातज ज्वर के लक्षण रहेंगे। फिर आते हैं हम पित्तज में।
तो पित्त ज्वर के लक्षण हमारे होंगे कटुकाशिता। देखो हमने उसमें देखा था कषाय रस का उसमें मिल रहा था, इसमें कटुकाशिता मिल रही है, यानी कि कटु रस का उत्पन्न हो रहा है। घ्राण मुख कंठोष्ठ तालु पाकः, वहां पर हमको ये सब में शोषा मिल रहा था, सूख रहे थे, यहाँ पर पाक यानी कि बिल्कुल पके से लग रहे हैं, है ना, उसमें जलन सी दास ही हो रही है। तृष्णा मदो भ्रमो मूर्छा, हमेशा उष्णता के कारण तृष्णा मद भ्रम मूर्छा ये सब रहेगी। पित्त छर्दनम, उसमें शुष्क छर्दी हो रही थी, इसमें पित्त छर्दनम हो रहा है। छर्दी यानी कि वोमिटिंग, अतिसार यानी कि डायरिया, अन्न द्वेष, सदनम स्वेद प्रलाप, ये हमारे पित्तज के लक्षण हो गए। अब हम आते हैं कफज ज्वर के लक्षण में। मुख माधुर्यम, देखो हमने कषायशता देखी, फिर हमने कटुकाशिता देखी, अब हमने मुख माधुर्यम देखा, माने मुंह मीठा लगना। कई पेशेंट्स ऐसा ही बताते हैं कि हमको मीठा मीठा मुंह लग रहा है, कई बोलते हैं हमको मुंह में कड़वापन लग रहा है। तो ये हमें समझना है कि लक्षण वो वातज का है, वो पित्तज ज्वर का है, कफज ज्वर का है। तो क्लिनिशियंस को ये समझना है कि हम दोष के हिसाब से ज्वर को समझें कि किस प्रकार के ज्वर का लक्षण आ रहा है। मुख माधुर्यम कफ का है। हृदयोपलेपा, अभी देखो उसमें हृदय ग्रह हमने वातज में देखा था, इसमें कफज में क्या आ रहा है, हृदयोपलेपा यानी कि हृदय में बिल्कुल लेप जैसा होना, छर्दे उल्टी सी लगना, निद्राधिक्य होना, शैत यानी कि ठंडी सी लगना, अत्यर्थम च शीत पीड़िका, छोटी छोटी फुंसियां भी, पीड़िकाएं भी निकल जाना, ये कफज ज्वर का लक्षण है। वात पित्तज, अब हम वात पित्तज के लक्षण देखते हैं। सिरोरुख पर्वणाम भेदो दाहो रोमनाम प्रहर्षणम, कंठाशिशोषो वामथोस्तष्णा, मूर्छा भ्रमो अरुचिः, स्वप्ननाशो अति वाग्जृंभा, वात पित्त ज्वराकृति। रोमनाम प्रहर्षणम का मतलब है रुएं से खड़े होना बिल्कुल। कंठाशिशोषो माने कि गले और मुख का सूखना। तो ये सारे जो सिरोरुख, इसमें हेडेक का भी एक सिम्टम आ रहा है ना। पर्वणाम भेदो यानी कि जो पर्व होते हैं उंगलियों के, वहां पर बिल्कुल भेदन से एकदम से पीड़ा, दाह होना। तो ये सारे लक्षण आपके वात पित्त के हो गए। वात कफज के लक्षण हम देखते हैं। शीत को गौरवम तंद्रा स्तैमित्यम, पर्वणाम चारुख शिरोग्रह प्रतिश्याय, काशः स्वेदा प्रवर्तनम, स्वेद अप्रवर्तनम, संतापो मध्य वेगश्च, वात श्लेष्म ज्वराकृति है ना। स्वेद अप्रवर्तनम बोला गया यानी कि पसीने का ना निकलना, पसीना रुक जाना। सिरोग्रह इसमें भी है, सिर जकड़ सा जाना, सिर में जकड़न सी होना। देखो सिरो शूल होना, सिरोग्रह होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें काश और प्रतिशाय के भी सिम्टम्स मिल रहे हैं इसमें। शीत को गौरवम तंद्रा, तंद्रा भी है, स्तैमित्य है ना। तो ये वात कफज है। दोषज वैसे बहुत से इसमें लक्षण हैं, दोष से आप समझ सकते हैं। मुहुर्दाहो, पित्त कफज देखते हैं। मुहुर्दाहो मुहुः शीतम, स्वेदस्तंभो मुहुर्मुहुः, मोहः काशो, अरुचिस् तृष्णा, श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम, लिप्त तिक्ताशिता, तंद्रा, श्लेष्म पित्त ज्वराकृति है। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है लिप्त तिक्ताशिता इसमें, ठीक है। और मुहुर्दाहो मुहुः शीतम, स्वेदा स्तंभो मुहुः मुहुः। तो ये अपने को सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सन्निपातज में देखते हैं, जब त्रिदोष अगर प्रबल होते हैं तो कैसे लक्षण आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षणे दाह, क्षणे शीतम, अस्थि संधि शिरोरुजा, सहस्रावे कलुषे रक्ते, निर्भुग्ने चापि दर्शने दशने, सस्विनौ सरुजो कर्णौ, कंठः शूकरिवावृत, तंद्रा मोह प्रलापश्च, काशः श्वासो अरुचिः भ्रमः, परिदग्धा खर स्पर्शा जिह्वा, स्रस्तांगता परम, स्ठीवनम रक्तपित्तस्य, कफेनोन्मिश्रितस्य च, शीर्षोल्लोठनम, तृष्णा निद्रा नाशो हृदि व्यथा, स्वेद मूत पुरीषाणाम, चिराद दर्शनमल्पसः। फिर आते हैं लक्षण। कृशत्व नातिगात्राणाम, प्रततम कंठकूजनम, कोठानाम श्यावरक्तानाम, मंडलानाम च दर्शनम, मूकत्वम श्रोत्साम पाको, गुरुत्वम उदरस्य च, चिरात पाकश्च दोषाणाम, सन्निपात ज्वराकृति। मैंने पूरे श्लोक दिए हैं चरक संहिता से इसके लिए, क्योंकि सन्निपात ज्वर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस है और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वो हैं, तो अस्थि संधि शिरोरुजा एक ये है, परिदग्धा खर स्पर्शा जिह्वा, देन आपका कंठ कूजनम है ना, कृशत्व नातिगात्राणाम प्रततम कंठ कूजनम, और कोठा नाम श्यावरक्ता नाम मंडला नाम च दर्शन। तो ये इसके सन्निपात ज्वर के लक्षण हो गए। इसके बाद हम देखते हैं आगंतुक ज्वर की बात हमने अभी कर ली थी जब हमने भेद इसके देख रहे थे। अब हम लक्षणों के बाद आते हैं चिकित्सा पे। तो ज्वर की चिकित्सा अभी हम सबसे प्रथम देखेंगे सिंपल। पहले तो हमने पंचविध ज्वरों की चिकित्सा हमने देखी थी।
विषम ज्वरों में, हमने धातुगत ज्वरों में भी वमन, विरेचन आदि चिकित्सा देखी थी। सबसे पहले एक चिकित्सा सूत्र मैंने भाव प्रकाश से लिया है कि जो कंसेप्ट है चिकित्सा का ज्वर आयुर्वेद में, वो है ज्वर आदौ लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्ये तु पाचनम, ज्वरांते भेषजम दद्यात्, ज्वर मुक्ते विरेचनम। यानी कि ज्वर के आदि में यानी कि प्रारंभ में लंघन करना चाहिए, ज्वर मध्य तु पाचनम, ज्वर के मध्य में यानी कि ज्वर जब बीच की अवस्था हो, कुछ दिन ज्वर के हो गए हों, अभी खत्म ना हुआ हो, ज्वर की बीच की अवस्था हो, उस समय पाचन औषधि देना चाहिए। और ज्वर आंते भेषजम दद्यात्, यानी भेषज यानी कि दवाई औषधि का पान तब देना चाहिए जबकि ज्वर मुक्त हो गया हो। तो ज्वर और ज्वरांते यानी कि ज्वर के अंत में, और फिर जब ज्वर मुक्त हो चुका हो, ज्वर खत्म हो चुका हो, तब हमें विरेचन करवाना चाहिए। तो ये कंसेप्ट दिया गया है, ज्वर आदौ लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्ये तु पाचनम, ज्वरांते भेषजम दद्यात्, ज्वर मुक्ते विरेचनम। अब देखते हैं चिकित्सा को। ये भाव प्रकाश का था। पूर्व रूप अगर यानी कि प्रोडर्मल साइन जो हमने बोला कि यानी कि ज्वर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चरक बोलते हैं लघु अशनम अपतर्पणम, यानी कि बहुत कम खाना खाओ, लंघन करो, लघु अशनम, और अपतर्पण करो। अपतर्पण का भी अर्थ वही होता है कि आप लंघन करें, कम खाएं, बिल्कुल कम खाएं, इससे आपका ज्वर दोषों का पाक होगा, आम का पाक होगा, जिसके कारण ज्वर शांत हो जाएगा। सुश्रुत ने बोला पाययेत घृतम स्वच्छम, यानी कि स्वच्छ घृत का पान करें। ये पूर्व रूप में चिकित्सा हो गई है। देन हम आते हैं नव ज्वर। नव ज्वर जो होता है यानी कि स्टार्टिंग में ज्वर, उसमें कुछ त्याज्य बताए गए हैं। तो नव ज्वरे दिवा स्वप्नम, स्नान अभ्यंगम, अन्न मैथुनम, क्रोध प्रवात, व्यायामान, कषायांश विवर्जयेत। श्लोक से स्पष्ट है। नव ज्वर में दिवा स्वप्न यानी कि दिन में सोना, स्नान करना, अभ्यंग यानी मालिश करना, अन्न यानी कि खाना खाना पूरा, मैथुन करना, क्रोध है ना, प्रवात, व्यायाम, कषाय है ना, ये सारी चीजें आदि विवर्जित हैं। तो ये त्याज्य हमको याद रखना है कि स्टार्टिंग ज्वर में हमको ये सब चीजें नहीं करनी है। तरुण ज्वर है ना। अब तरुण ज्वर देखते हैं। सबसे पहले तरुण ज्वर में लंघनम स्वेदन कालो यावग्वास्तिक्तको रसः पाचनान्य विपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वरे, यानी कि लंघन करना सबसे पहले है ना। स्वेदन कालो, यावग्वा तिक्तिको रसः, यानी कि यवागु का और तिक्त रस से सिद्ध यवागु का पान करना है ना। पाचनान्य विपक्वा नाम दोषाणाम तरुण ज्वरे, तो पाचन औषधियों आदि का सेवन करना, ये तरुण ज्वर के लिए चिकित्सा है। देम आते हैं जीर्ण ज्वर में। तो जीर्ण ज्वर की चिकित्सा क्या बोली गई है। जीर्ण ज्वर में हम नश्य भी दे सकते हैं है ना, अनुवासन देंगे, परिषेक और अवगाहन दे सकते हैं, धूपनंजन दे सकते हैं। तो साथ में जीर्ण ज्वर में दुग्ध पान के लिए दुग्ध पान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है ना। सर्वश्रेष्ठ समन द्रव्य दुग्ध बोला गया है जीर्ण ज्वर में। और जीर्ण ज्वरेषु तो सर्वेषु एव सर्पिषः पानम प्रशस्यते, घृत पान को भी जीर्ण ज्वर में चरक निदान स्थान में ये बोला गया है कि घृतपान जीर्ण ज्वर के लिए बहुत ही उत्तम है। और चरक चिकित्सा अध्याय में बोला गया है कि जीर्ण ज्वर में सर्वश्रेष्ठ समंत्र विद्युत माना गया है। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशम पया प्रसन्नम परम। तो ये जीर्ण ज्वर की चिकित्सा हमने देखी। इसके बाद हम आते हैं सन्निपात ज्वर की चिकित्सा में। एक श्लोक है चिकित्सा सूत्र के रूप में, वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेनोच्छ्रितस्व कफम स्थाना अनुपूर्व्या व सन्निपात ज्वरम जयेत, यानी कि एक दोष को घटा, बढ़े हुए दोष को घटाकर एक को, और जो घटा हुआ दोष है उसे बढ़ाकर, इस प्रकार से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। कफ हम अगर हमें और ये ध्यान रखना चाहिए कि कफ स्थान के अनुसार, यानी कि आमाशय जैसे कफ का स्थान होता है, तो कफ के स्थान के अनुसार अनुपूर्व्या व सन्निपात ज्वरम जयेत, सन्निपात ज्वर को हमें जीतना चाहिए। तो ये सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र दिया है। कुछ हम खाद्य और पेय में क्या खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो पेय बहुत अच्छा है, सडंग पानी। सडंग पानी कैसा आपका रहता है कि मुस्त, परपट, कोशीर, चंदनोदीच नागरई, यानी कि जो 6 द्रव्य हैं। तो 1 तोला षडंग पानी द्रव्य जो हो गए, 1 प्रस्थ यानी कि 64 तोला जल में पकाएंगे, अर्धाप शेष पाक रहने पर सड़ंग पानी बनता है। सड़ंग पानी को श्रेष्ठ माना गया है ज्वर में। तर्पण, हम तर्पण दे सकते हैं। ऊर्ध्व रक्तपित्त जन्य ज्वर की अवस्था जब होती है, यानी कि जब ऊपर से ब्लीडिंग हो रही हो, रक्तपित्त जन्य अवस्था हो, तो ज्वर के साथ उसमें हम तर्पण का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं हम यवागु। तो लंघन व वमन के पश्चात हमें यवागु का प्रयोग करना चाहिए, और 6 दिन तक हम यवागु का प्रयोग करना चाहिए हमें। क्वाथ को देखते हैं। क्वाथ में एक इसमें हमने कंपाइल किया है
चरक संहिता में लिखा है, जो हमने विषम ज्वर पढ़े थे, संतत सतत अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थक, तो संतत में कलिंगादिक्वाथ, सतत में पटोलादिक्वाथ, अन्य दुष्क में निम्बादिक्वाथ, तृतीयक में किरातादिक्वाथ और चतुर्थक में गुरुच्यादिक्वाथ, इनका वर्णन किया गया है। फिर आते हैं हम घृतपान में। घृतपान को हमने बताया सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कफ मंद होने पर या वात पित्त प्रधान ज्वर में और दोषों के पाक हो जाने पर या 10 दिन के बाद हम घृतपान कर सकते हैं या कराना चाहिए। सुश्रुत ने घृतपान सभी प्रकार के ज्वरों में 12 दिन के पश्चात कहा है। चरक ने 10 दिन के बाद और सुश्रुत ने 12 दिन के पश्चात कहा है। घृतपान के बाद हम कुछ योग देख लेते हैं खाद्य एवं पेय के बाद। तो ज्वर के योगों में जो वर्णन किया गया है, पिप्पल्यादि घृत का, वाशादि घृत, बलादि घृत, ये घृत हो गए। अगुरुवादि तेल और चंदनादि तेल, इन योगों का वर्णन किया गया है। तो ये हमने चिकित्सा देखी। चिकित्सा के बाद अब हम आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि मॉडर्न में किस प्रकार से ज्वर को हम समझ सकते हैं। हमने अभी तक आयुर्वेद के मत से देखा। मॉडर्न में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके निदान क्या है, यानी कि कॉजेस क्या है। हमने उसमें देखा था मिथ्या आहार विहार। इस पे कॉजेस क्या है, इसमें इन्फेक्शन के कारण फीवर हो सकता है। जैसे इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, है ना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सच एज इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड के कारण फीवर आता है आपका, मेनिंजाइटिस के कारण आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण आएगा, अपेंडिसाइटिस के कारण आ सकता है। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 भी क्या है, वायरल है। तो मलेरिया हो गया, ये प्रोटोजोअल है। तो कोई भी इन्फेक्शन के कारण फीवर आ सकता है, ये एक कारण हो गया इसका कॉज। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस कारण हो सकते हैं, ये इन्फेक्शन नहीं है फिर भी फीवर है। देन मैलिग्नेंसीज जितनी भी होती हैं वो भी फीवर के कारण होती हैं। मिसलेनियस यानी कि अदर देन दीज इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस कैंसर, इनके अलावा कुछ भी। और इन्फ्लामेटरी यानी कि जिसमें कुछ इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो, वैसे कारणों से भी फीवर आता है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अब जिसमें जैसे वेस्कुलाइटिस हो गया, ड्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, जो आम बात होता है, संधिवात होता है, इनके कारण भी फीवर आता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेज हो गई हैं, है ना, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन हो गया, इसमें इन्फेक्शन नहीं है बट इसके कारण भी फीवर आता है। मेलिग्नेंसीज तो हम जानते हैं कि सारी जितने भी कई कैंसर्स ऐसे होते हैं इसके कारण फीवर आता है। तो ये हो गए कॉजेस। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसमें तो बिल्कुल पैथोलॉजी डिफरेंट देखी थी, मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा है शास्त्र, लेकिन अब हम मॉडर्न के हिसाब से कैसे समझेंगे कि फीवर कैसे हो रहा है। तो हमको समझना है जो हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे फर्स्ट तो कि कोई भी कॉज जो होता है इन्फेक्शन का, है ना, चाहे इन्फेक्शन का हो, चाहे वो टॉक्सिन्स के कारण बन रहा हो या मेलिग्नेंसीज यानी ट्यूमर्स के कारण हो, कोई भी कारण होगा, उसके कारण से पायरोजेंस बनते हैं। पायरोजेंस जैसे ही क्रिएट होते हैं तो इन पायरोजेंस को काउंटर करने के लिए मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी इम्यून सेल्स दीज गेट एक्टिवेटेड। अब ये एक्टिवेट होंगी क्योंकि इनको पायरोजेंस सीक्रेट होना है। एंड आफ्टर दिस जैसे ही एक्टिवेट होती हैं, सो व्हाट हैपेंस, रिलीज ऑफ पायरोजेनिक साइटोकाइंस होता है। अब ये पायरोजेनिक साइटोकाइंस रिलीज होंगे जैसे ही, तो क्या होगा, प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस गेट्स स्टिमुलेटेड, है ना। क्योंकि ये जो फीवर की पैथोलॉजी है, फीवर की एक्चुअली जो फिजियोलॉजी भी है, दैट इज जो उसका मेन फंक्शनल एरिया होता है वो हाइपोथैलेमस से ही होता है। तो अभी जो प्री ऑप्टिक एरिया होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस का, वो स्टिमुलेट होता है। जैसे ही वो स्टिमुलेट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बोलते हैं, PGE2। इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमको देखने को मिलेगा। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज होगा, एलिवेटेड थर्मोस्टेट सेट पॉइंट इन हाइपोथैलेमस, एक थर्मोस्टेट सेट पॉइंट होता है, वो एलिवेट हो जाता है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल जैसे ही बढ़ा, ये एलिवेशन हो जाता है। जैसे ही एलिवेशन हो जाता है, अब चूंकि सेट पॉइंट थर्मोस्टेट सेट पॉइंट बढ़ गया है, एलिवेट हो गया है, जिसके कारण से एक्टिवेशन ऑफ वासोमोटर सेंटर न्यूरॉन्स होता है विद पेरीफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन। अब वासोकंस्ट्रिक्शन होगा यानी कि हम एनर्जी को, हीट को कंजर्व भी करना चालू हो जाते हैं और हीट को प्रोड्यूस करना भी चालू कर देता है, क्योंकि सेट पॉइंट, थर्मोस्टेट सेट पॉइंट बढ़ चुका है। तो जैसे ही सेट पॉइंट बढ़ा तो हमने ही हाइपोथैलेमस के कारण क्या हुआ, अब वासो कंस्ट्रिक्शन, पेरिफेरल वासो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिससे हीट जो होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, हीट कंजर्व भी होगी, रुकेगी भी, और साथ में हीट प्रिजर्वेशन के साथ हीट प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण से अब हीट प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हीट बाहर भी नहीं निकल पा रही है, तो फीवर बढ़ जाता है। सो ये पूरी पैथोलॉजी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं, पैथोलॉजी के बाद हम इसके टाइप्स देख लेते हैं फीवर के। मॉडर्न में तो हम टाइप्स को, वैसे तो बहुत से टाइप्स हैं लेकिन अभी हम एक संक्षिप्त यहाँ पर ले रहे हैं।
तो मैं इसको फीवर को देख रहा हूँ कि कंटिन्यूस फीवर हो सकता है, इंटरमीडिएट फीवर हो सकता है और रिमिटेंट फीवर हो सकता है। थोड़ा समझते हैं। कंटिन्यूस फीवर क्या होता है कि टेम्परेचर कंटिन्यूस फीवर में रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे। हमने संतत ज्वर में देखा था थ्रू आउट द डे टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 तक हम इसको नॉर्मल मान रहे हैं। अगर इसके अबव होता है तो हम उसे 100 डिग्री हो गया, है ना। तो 99 के आसपास ऊपर हो गया तो फिर हम उसको एबनॉर्मल मानेंगे। तो ये हमारा रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड डज नॉट फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। लेकिन क्या होता है कंटिन्यूस फीवर में कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, राइट। लाइक जैसे अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो 101 तक पहुंचेगा या 99 तक आएगा, लेकिन बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होंगे। दिस इज कंटिन्यूअस फीवर। ये किस किस में मिल सकता है, जैसे न्यूमोनिया में होता है, लोबर न्यूमोनिया लंग्स में, देन टाइफाइड फीवर में होता है, टाइफस में, मेनिंजाइटिस में ऐसा दिखता है और यूटीआई में ऐसा दिखता है। दूसरा आता है इंटरमिटेंट फीवर। सो द टेम्परेचर इन इंटरमिटेंट फीवर इज एलिवेशन इज प्रेजेंट ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड। जैसे हमने देखा था आप समझ सकते हैं सतत ज्वर में हमने देखा था आयुर्वेद में। तो इंटरमिटेंट फीवर में कुछ एक निश्चित टाइम पे ही सर्टेन पीरियड तक ही जो टेम्परेचर बढ़ा होता है, लेटर साइक्लिंग बैक टू नॉर्मल। जैसे मलेरिया में आप देखोगे कि फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ा मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद पसीना देके वो फीवर उतर जाता है। और आपका लेशमैनियासिस में ऐसा दिखेगा, पाइमिया में ऐसा दिखता है, सेप्सिस में। तो ऐसे केसेस में फीवर बहुत तेज बढ़ता है, कुछ समय बाद उतर जाता है, इंटरमीडिएट होता है। देन आते हैं रिमिटेंट फीवर। अब रिमिटेंट फीवर क्या है कि टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएट्स मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कंटिन्यूस फीवर थ्रू आउट द डे। उसमें भी था, रिमिटेंट फीवर में भी थ्रू आउट द डे रहता है, अबव नॉर्मल रहता है, थ्रू आउट द डे रहता है, लेकिन रिमिटेंट फीवर में ये वेरिएशन 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, जबकि कंटिन्यूस फीवर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स अपन क्या देख सकते हैं, जैसे इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, राइट। एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट पे, एंडोकार्डियम लेवर पे, वहां पर लेयर पे होता है। तो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में, देन ब्रूसेलोसिस में, ये कंडीशंस पे अपने को रिमिटेंट फीवर दिख सकता है। तो हमने एक सिंपल से टाइप्स देखे, वैसे बहुत से टाइप्स होते हैं, अभी मैं बहुत संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सिम्टम्स देखते हैं। नॉर्मली फीवर के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे चिल्स और सिवरिंग मिल सकती है हमें, स्वेटिंग मिल सकती है हमें, हेडेक कंप्लेनिंग होती है, फीलिंग वीक या लिथार्जिक, बीइंग इरिटेबल, कई बार इरिटेशन रहता है बच्चों में। फीवर के साथ ये सिम्टम बहुत मिलता है, इरिटेशन। लॉजिंग योर एपेटाइट, लाइक भूख बिल्कुल कम हो जाती है, एनोरेक्सिया इसको हम बोलते हैं। बीइंग डिहाइड्रेटेड, कई बार फीवर के कारण खास कर भी सिम्टम बहुत ज़्यादा बच्चों में भी मिलता है, बड़ों में भी मिलता है, बच्चों में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। बीइंग डिहाइड्रेशन एक सिम्टम होता है। ये हमारे सिम्टम्स हो गए जो कि साथ में फीवर के कुछ एसोसिएटेड ग्रुप में हमको मिलते हैं। हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। नॉर्मल अगर हम देखते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द फीवर। लाइक अगर हमको कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू दैट इन्फेक्शन हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, राइट। वायरल है तो एंटीवायरल देंगे, है ना। तो जैसा ही इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। देन अगर वो इन्फेक्शन के कारण ही नॉन इन्फेक्शियस है तो हम उस कॉज को ठीक करेंगे। सो ट्रीटमेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द फीवर। जैसे दूसरा एक और है, जैसे मोस्ट कॉमनली हम अगर देखें कि ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंसेस में हम फीवर जैसे एसिटामिनोफेन हो गया आपका, पैरासिटामोल जिसे हम बोलते हैं, और एनएसएआईडीएस जितने भी होते हैं, है ना, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह। तो ये सारे ड्रग्स को, एनएसएआईडीएस को, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उन सबको यूज़ कर सकते हैं, नेप्रोक्सेन वगैरह। तो ये ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल फंडे हो गए। साथ में लाइक कोल्ड वाटर का स्पॉन्जिंग हो गया। तो ये सारे भी जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने शॉर्ट में अभी ये मॉडर्न में फीवर को समझा। तो ये हमारा ज्वर के बारे में एक टॉपिक कवर हुआ है आज। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसके रिलेटेड और क्या जानकारी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट्स में उसका पूरा आंसर देने की। सो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।